दोस्तों, हम अपने परिवार के साथ जब भी किसी वेकेशन पे जाते हैं तो वहाँ से अच्छी अच्छी यादें लेके आते हैं। लेकिन एक परिवार ने अपने साथ काले सायों को ले आया। तो स्वागत है आप सभी का। रिया और रमेश एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे अपने 10 साल के बेटे रमेश के साथ। दोस्तों, वो लोग के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि राहुल बहुत बड़ा व्यापारी था और उनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। इस बार के विंटर वेकेशन में वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाएंगे। विंटर वेकेशन शुरू होता है और ये लोग निकल पड़ते हैं हिल स्टेशन की ओर मौज मस्ती करने के लिए। ये लोग अपने गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी को होटल के बाहर पार्क करते हैं और होटल में जाके होटल के रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं कि मुझे एक रूम चाहिए। होटल का रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मैं अभी आपको कोई रूम नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे सारी रूम फुल है। उस होटल से निकलते वो दूसरे होटल में जाते हैं और वहाँ पे भी बोलते हैं मुझे एक रूम दे दो, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं दिन भर का सफ़र करके आया हूँ, मुझे एक रूम दे दो। उस होटल का रिसेप्शनिस्ट भी बोलता है कि मैं आपको यहाँ पे रूम नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे सारे रूम फुल हैं। दोस्तों, उसी जैसे वो उस होटल से निकलते हैं तो सामने उन्हें एक होटल दिखता है, जो कि दिखने में तो थोड़ा पुराना होता है, लेकिन मतलब ठीक ठाक होता है। दिखने में थोड़ा पुराना होता है, लेकिन होटल का कंडीशन मतलब उसका मेंटेनेंस अच्छा होता है। तो राहुल और रिया उस होटल में चले जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि हम बहुत थके हुए हैं, हमें आज भर के लिए रूम दे दो, कम से कम रात भर के लिए किसी तरह मैनेज करके। रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि यहाँ पे कोई भी रूम खाली नहीं है, सिर्फ एक रूम खाली है जो कि काफ़ी हॉन्टेड है। दोस्तों, राहुल जो था इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो बोला कि मुझे इन सब चीज़ों पे कतई विश्वास नहीं है, तो मुझे वो रूम दे दो। रिसेप्शनिस्ट ने फिर मना किया, लेकिन राहुल ने बोला कि नहीं, मुझे वो रूम चाहिए, मुझे दे दो, मैं थका हुआ हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोलता है ठीक है, आप 5 मिनट यहाँ आराम करें, मैं रूम को साफ़ करवा देता हूँ। 5 मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट आता है और बोलता है कि आपका रूम साफ़ हो चुका है, आप जाइए और आराम कीजिए। ये तीनों वहाँ जाते हैं, रात भर आराम से काटते हैं। कुछ नहीं होता दोस्तों, एकदम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल होता है। सुबह होता है और इनका विंटर वेकेशन शुरू होता है। इनका ये 3 दिन का विंटर वेकेशन काफ़ी अच्छे से बीतता है। ये लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं और 3 दिन बाद इनका विंटर वेकेशन ख़त्म होता है। ये लोग कार लेके वापस अपने घर की ओर निकलने के लिए जब तैयार होते हैं, तो राहुल जब होटल से चेकआउट कर रहा होता है तो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैंने कहा था ना, कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड नहीं होता, मैंने तुम्हारा इस भ्रम को तोड़ दिया। अब इस रूम को इसी तरह से साफ़ रखना और जो भी आए ये रूम उन्हें ज़रूर देना। ये कह के राहुल अपने गाड़ी से निकल जाता है। वो जैसे ही गाड़ी से जाते रहते हैं तो राहुल और रिया आपस में बात करते रहते हैं। रिया बोलती है कि इस बार के वेकेशन पे हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। तभी उनका बेटा रमेश पीछे से बोलता है कि हम लोगों ने नहीं, हमारे साथ एक और जन था जो मस्ती किया। दोस्तों, ये सुन के उन दोनों को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो लोग इस बात को टाल देते हैं। ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के दूसरे दिन राहुल अपने काम पे लग जाता है, रिया अपना घर का काम संभालने लगती है और उनका बेटा रमेश अपने खेल कूद में लग जाता है। दोस्तों, उस दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक उसी दिन रात में रिया का 2:15 पे नींद खुलता है। जब उसका नींद खुलता है तो वो अपने डाइनिंग रूम में आती है और डाइनिंग रूम में उसका नज़र पड़ता है उसके बेटे रमेश पर। रमेश जो था दीवार की ओर देख के किसी से बातें कर रहा था और वो काफ़ी तेज तेज से हंस रहा था। ये देख के रिया को काफ़ी अजीब लगा। वो रमेश के पास जाती है और बोलती है, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? रमेश बोलता है, मम्मी, मैं उसी हिल स्टेशन के रूम में रहने वाले मेरे नए दोस्त से बात कर रहा हूँ। वो हमारे साथ पीछे पीछे हमारे घर तक आ गया है। ये सुन के रिया को थोड़ा डर तो लगता है। वो दौड़ के जाती है और राहुल को उठा के लेके आती है। राहुल उस समय रमेश को डांटता है और डांट के उसे अपने रूम में कहता है कि जाके तुम चुपचाप सो जाओ। दोस्तों, वो दिन और कुछ नहीं होता, ये रात पूरे तरीके से बीत जाता है, लेकिन रिया और राहुल ये दोनों थोड़े से टेंशन में तो होते हैं। दूसरा दिन क्या होता है कि दूसरा दिन यानी कि सुबह होता है और दूसरा दिन ये लोग का एकदम अच्छे से बीतता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब खाने के समय ये लोग खाने के लिए बैठते हैं तो रमेश जो था एक थाली की जगह 2 थाली लगाने के लिए अपनी माँ को बोलता है। ये सुन के रिया बोलती है, अरे यहाँ बगल में तो कोई नहीं है, मैं यहाँ पे प्लेट किसके लिए लगाऊँ? ये सब देख कर राहुल गुस्सा हो जाता है और वो रमेश के ऊपर चिल्लाने लगता है। रमेश जो कि एक 10 साल का बच्चा, वो एक टेबल को इस तरीके से उठाता है और बड़ी तेज़ से फेंक देता है। दोस्तों, ये देख के रिया और
राहुल के होश उड़ जाते कि एक 10 साल के बच्चे ने इतना बड़ा और इतना भारी टेबल को कैसे उठा के फेंक दिया। अब ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो गया है। राहुल अपने दोस्त को फ़ोन करता है और ये कहता है कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, यानी कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर का बारे में जानकारी दो जो माइंड का चेकअप करता हो, क्योंकि मेरे बेटे का माइंड ख़राब हो चुका है। ये बोल के ये लोग सो जाते हैं और ये दोनों काफ़ी टेंशन में होते हैं। राहुल और रिया दोनों काफ़ी टेंशन में होते हैं। दोस्तों रात वो दोनों जगे रहते हैं, तभी अचानक रात के 1 या 1:30 बजे उन्हें किचन से एक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। रिया देखने के लिए जाती है कि क्या है, तो वो देख के हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उनका बेटा रमेश वहाँ पे कैंडल जला के चारों ओर, वो बीच में बैठा हुआ था किचन के, चारों ओर कैंडल जल रहे थे और वो एक छुरा लेके एक बिल्ली को काटने की तैयारी में था। दोस्तों ये देख के रिया की चीख निकल जाती है। रिया जो थी कस के चिल्लाती है। ये सुनकर राहुल दौड़ के अपने रूम से आता है और रमेश से वो छुरा को उस नाइफ को, उस छुरा को छीन लेता है। ये देख के रिया समझ जाती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो दौड़ के पूजा रूम में जाती है और वहाँ से गंगा जल लेके आती है। वो उस गंगा जल को रमेश के ऊपर छिड़कती है। रमेश बेहोश हो जाता है। दोस्तों उसके बाद वो दिन बीतता है। ये दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और अब राहुल भी समझ जाता है कि ये डॉक्टर का चक्कर नहीं, ये कुछ और ही है। रमेश को ये लोग उठा के अपने रूम में सुला देते हैं। वो दिन बीत जाता है और दूसरे दिन राहुल और रमेश एक तांत्रिक बाबा को बुला के लाते हैं। तांत्रिक बाबा जैसे ही रूम में घुसते हैं तो वो अपने माथे पर ऐसे हाथ रख देते हैं और बोलते हैं, तुम लोगों ने अपने साथ बहुत बड़े मुसीबत को ले आए हो। यह सुनकर राहुल और रिया का होश उड़ जाता है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैं जल्द ही एक पूजा करूंगा जिससे तुम्हारा बेटा ठीक होगा, और वो रमेश को एक ताबीज़ पहना देते हैं और बोलते हैं कि थोड़े देर के लिए ये तुम्हारे बेटे का सुरक्षा करेगा और उसके बाद वो प्रेत खुद और उसके बाद ये प्रेत जैसे ये ताबीज़ मतलब अगर ये खोल देगा तो वो प्रेत इस पर अटैक कर देगा, और अगर नहीं तो अगर ये ताबीज़ पहने रहेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह का वो दिन बीतता है और रात में पूजा स्टार्ट होता है। दोस्तों रमेश को ठीक तांत्रिक बाबा के सामने बैठाया जाता है। तांत्रिक बाबा ने रिया और राहुल को पहले ही बोल रखा था कि रमेश जो है तड़पेगा, लेकिन तुम लोग पिघलना मत। अब तांत्रिक बाबा का पूजा शुरू होता है। दोस्तों वो पूजा करने से पहले उस प्रेत से बात करना चाहते हैं। वो उस प्रेत को रमेश के शरीर पे बुलाते हैं। जब रमेश के शरीर पे वो प्रेत आता है तो इतने तेज चीखता है, इतने तेज से चीखता है कि घर के सारे जो शीशे थे ना वो फूट जाते हैं, और मानो इतना तेज चीखता है कि सभी लोगों का कान एकदम लगता है कि फट जाएगा, उस टाइप से एकदम चीखता है। ये देख के रिया और राहुल डर जाते हैं। तांत्रिक बाबा पूछते हैं कि तुम इनके पीछे क्यों आए हो। तब वो एक बूढ़ा प्रेत होता है और वो बताता है कि इन लोगों ने मेरे रूम पे आके रहा है, ये लोग मेरे रूम में आके रहे हैं और अब मैं इनके साथ इनके घर में ही रहूँगा। तो तांत्रिक बाबा पूछते हैं कि तुम यहाँ से जाने के लिए क्या लोगे। तो वो बोलता है मैं कुछ नहीं लूँगा, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं इस घर के एक सदस्य को ज़रूर लेके जाऊँगा। इसके बाद तांत्रिक बाबा कुछ हवन करते हैं और वहाँ पे रमेश के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ के पानी छिड़कते हैं। ये देख के रिया और उसका हस्बैंड राहुल पूरे तरीके से घबरा जाता है। दोस्तों जब वो हवन कर रहे होते हैं और पानी छिड़क रहे होते हैं मंत्र पढ़ के, तब मानो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि दीवार के चारों ओर कोई परछाई काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। ये देख के रिया और राहुल भी डर जाते हैं और तांत्रिक बाबा भी हक्के बक्के रह जाते हैं। हालांकि पूजा ख़त्म होता है और रमेश के शरीर से एक धुआं जैसे उठता है और वो सीधा ऊपर निकल जाता है। ये देख के रिया और राहुल चैन का सांस लेते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं अब सब कुछ ठीक है, और वो चले जाते हैं। दोस्तों 7-8 दिन तक तो सब कुछ ठीक बीतता है, लेकिन अचानक एक दिन राहुल जब रात में उठता है तो वो देखता है कि उसके घर का मेन डोर जो है वो खुला हुआ है, और वो जैसे मेन डोर के झांक के देखता है तो वो देखता है कि उनका बेटा रमेश गार्डन में किसी को झूला झूला रहा है। ये देख के राहुल डर जाता है और रमेश के पास दौड़ के जाता है और बोलता है बेटा तुम किससे झूला झूला रहे हो। वो बोलता है मैं अपने उस दोस्त को झूला झूला रहा हूँ जो अभी भी मेरे साथ है। ये सुन के
राहुल पूरे तरीके से डर जाता है और वो उसी समय तांत्रिक बाबा को फ़ोन करता है। तांत्रिक बाबा उसी समय घर में पहुंचते हैं। राहुल और उसका एक दोस्त और तांत्रिक बाबा मिलके रमेश को एक चेयर में बांध देते हैं और अब तांत्रिक बाबा का पूजा फिर से शुरू होता है। लेकिन तांत्रिक बाबा बोलते हैं ये प्रेत इतना ताकतवर है या ये किसी ना किसी को लेके ही जाएगा। ये सुन के रिया और राहुल का होश उड़ जाता है, लेकिन राहुल अपने बच्चे को बचाने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है इस प्रेत को बोलिए बाबा कि ये मेरे शरीर पे आ जाए और मुझे अपने साथ लेके चल जाए और मेरे बेटे को छोड़ दे। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर से उस पर पानी छिड़कते हैं, यानी कि रमेश के ऊपर वो फिर से कुछ पानी छिड़कते हैं, पानी के कुछ छींटे छिड़कते हैं। अब रमेश के शरीर से वो आत्मा निकलता है एक धुएं की तरह और वो घुस जाता है राहुल के शरीर में। दोस्तों अब राहुल का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसके आँख एकदम काले काली हो गई थी और उसके शरीर जैसा कि कोई बूढ़ा का शरीर होता है ना, इसका झुर्रिया पड़ा होता है, उस टाइप का उसका शरीर हो जाता है। दोस्तों ये देख के रिया घबरा जाती है और अब रमेश भी घबरा जाता है और वो अपनी माँ को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। राहुल बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपने गाड़ी लेके उसी कमरे में और मैं अब कभी नहीं आऊँगा। राहुल गाड़ी स्टार्ट करता है। रिया और उसका बेटा रमेश और तांत्रिक बाबा उसे रोकने का कोशिश करते हुए, लेकिन वो जरा भी इनका नहीं सुनता। ये जरा भी नहीं रुकता और ये गाड़ी लेके चला जाता है। दोस्तों ये गाड़ी लेके चला जाता है। रिया और रमेश घर में रोते बिलखते रहते हैं और तांत्रिक बाबा को बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो उपाय लगाइए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं मैं अब कुछ नहीं कर सकता, वो प्रेत तुम्हारे पति को लेके हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों ये सुन के रिया के पैर के तले ज़मीन निकल जाती है। तांत्रिक बाबा वहाँ से चले जाते हैं। वो रात बीत जाता है। रिया अपने घर में रो रही होती है, सिर्फ रो रही होती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाती। 3-4 दिन इसी तरह से बीतता है और वो अपने मोबाइल फ़ोन में उस वेकेशन की फ़ोटो देख रही होती है। उसी समय उनका बेटा रमेश हंसते हुए पीछे से चिल्लाते हुए आता है, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। ये सुन के रिया खुशी से एकदम झूम उठती है और वो दौड़ के जाती है और राहुल को गले से लगा लेती है। लेकिन जब वो राहुल को गले से लगाती है तो वो एक चीज़ फील करती है कि इसका शरीर पूरे तरीके से ठंडा है और ना तो इसका हार्ट बीट चल रहा है और ना तो इसका कोई नब्ज़ चल रहा है। ये देख के वो राहुल को दूर ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मैंने कहा था ना मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।